आप सबका स्वागत है हमारे चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन जो है बनाएंगे। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करके आपको दिखा देना है। इस तरह करके वो आपको √5, √3, √7, √10, √20 कुछ भी करके इस तरह से आपको संख्या देगा और कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 चाहे √3 चाहे √2 एक अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले अपरिमेय संख्या का आपको जानते हैं उल्टा क्या होगा, परिमेय संख्या। तो पहले उस संख्या को हम परिमेय संख्या मानेंगे और परिमेय संख्या मानेंगे, लेकिन वो परिमेय संख्या हमारा वैलिड नहीं होगा, यानी कि मान्यता हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, बाद में कहेंगे जब हम मानेंगे परिमेय संख्या लेकिन परिमेय संख्या नहीं होगा, तो बाद में फिर कह देंगे कि अपरिमेय संख्या, यानी कि मान के परिमेय संख्या, फिर बाद में हमारा मान्यता क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत साबित होगा। तो फिर उसके बाद हम परिमेय संख्या मान लेंगे। यही काम करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। चलिए पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, उसका हम क्या करते हैं, हल। तो हल लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है कि माना कि, लिख लेना है माना कि, क्योंकि √5 दिया है, पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, √5। इस तरह करके √5, √7, √10, √20 कुछ भी कहे आपको माना कि लिख लेना है और फिर वही संख्या को लिख लेना है। आप बराबर मान लेना है कि P/Q। अभी P और Q क्या है जान लीजिए कि P एवं Q जो है यह दोनों पूर्णांक है। अब कैसा पूर्णांक है, तो यह पूर्णांक है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या है, चाहे पूर्णांक पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां Q = नॉट 0, जहां Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। अगर Q 0 के बराबर हो जाएगा तो इस संख्या अपरिभाषित हो जाएगी, जो कि मान्यता नहीं रहेगी, कि अभी तक कोई इसको नहीं सिद्ध कर पाया है कि ये जो है बाटा के नीचे अगर 0 आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि इसको अपरिभाषित माना जाता है। अब बात सुबह समझ लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर आया है कि सअभाज्य संख्या। आखिर क्या है सअभाज्य संख्या, समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए P और Q का अगर हमको क्या निकालना है, सअभाज्य संख्या बताना समझाना है, तो इसका जो है HCF किसका, P एवं Q का, P एवं Q का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि वह संख्या, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या 13 है और क्या ले लीजिए, 23 ले लीजिए, तो 13 और 23 जो है इसका कोई भी गुणनखंड निकलने वाला नहीं है। तो अगर 13 और 23 का HCF निकालते हैं तो इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, सअभाज्य संख्या बोल सकते हैं। तो इस तरह करके P एवं Q हमको दो संख्या जो माने हैं, यह क्या है, सअभाज्य संख्या माने हैं। आप समझ गए कि सअभाज्य संख्या क्या है। चलिए उसके बाद इसको हम मिटा देते हैं, आगे समझते हैं। अब क्या है कि इसके बाद हमको कोई भी संख्या के नीचे क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है, तो इसके नीचे 1 छिपा है। अब यहाँ पर हमको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि तिरछा तिरछे गुना कर लेना है। और पहले P और 1 में गुना कर लेते हैं, P हो जाएगा। अब इधर से करेंगे तो √5 और Q का तो Q हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कर लेना है कि दोनों तरफ समीकरण में दोनों तरफ कोई काम कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तब P का वर्ग करेंगे, याद दीजिएगा, तब P² हो जाएगा। अब 5 यानी कि √5 Q का भी स्क्वायर करेंगे और फिर याद देंगे, तब P² का तब P² हो जाएगा। अब √5 के स्क्वायर समझ लीजिए, √5 Q का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा √5Q गुने √5Q। अब यहाँ पर Q में Q से गुना कर लीजिए, रूट वाला संख्या में रूट वाला संख्या से गुना कर लीजिए। तो √5 में √5 से गुना कीजिएगा तो 5 बाहर निकल जाएगा। Q में Q से गुना कीजिएगा तो Q² हो जाएगा, यानी कि 5Q² हो जाएगा। अब इसका फार्मूला होता है, देखिए, जैसे कि √a गुने √a बराबर क्या निकल जाता है, a, यानी कि रूट वाला संख्या में अगर रूट वाला दोनों संख्या है, बीच वाला संख्या समान है, तो इसमें से वो संख्या बाहर निकल जाता है। तो इसका हो जाएगा 5Q²। अब इसके बाद जो क्या करना है, अब यहाँ पे एक ध्यान से समझिए कि Q² का गुणांक देखा जाए तो 5 है, Q² का गुणांक क्या है, 5 है। अब P² जो है ये 5, यानी कि जो P² है Q² के गुणांक से विभाजित हो सकता है, विभाजित हो जाएगा। 5 है तो ये P² से विभाजित है, तो लिखिएगा कि चूंकि P² जो है 5 से विभाजित है, विभाजित होगा। तो जब P² 5 से विभाजित होगा तो P भी तो 5 से विभाजित होगा, तो इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। देखिए वीडियो को आप थोड़ा थोड़ा
ध्यान से देखते रहेगा, इसमें कुछ भी बात नहीं है, आपको थोड़ा लगेगा कि डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर जो है उसको मानने के बाद में समझने के यहाँ पर देख लीजिए कि पी स्क्वायर 5 से जब विभाजित होगा तब पी भी 5 से विभाजित होगा ना। तब उसके बाद जो होगा कि यहाँ पर पी जो होगा 5 से कैसे विभाजित होगा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 9 है, क्या है 9। तो जब 9 में अगर सोचते हैं, हम सोचेंगे कि 3 गुने 3 यानी कि क्या हो जाएगा 3 3 9। तो ये 3 का क्या है स्क्वायर है। तो अगर 3 जो है स्क्वायर से विभाजित है यानी कि 3 जो विभाजित है तो 3 जो है 9 से भी तो विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए कि 3 और पी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 से विभाजित हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि अब फिर उसके बाद लिखेंगे अब क्या लिखेंगे अब चूंकि P बराबर 5। अब यहाँ पर अपने सब मान लेते हैं कोई, जैसे P तो मान लिए Q मान लिए हैं, R मान लेते हैं यहाँ पे। तो P बराबर 5 R। यहाँ पर जो है P आया है यहाँ से, इसी को हम क्या कर लिए मान लिया, यानी कि P बराबर 5 R विभाजित है। अब R जो हम अपने से कोई एक नियतांक मान लिए हैं। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अब बराबर 5 आर के 5 आर आई, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर और पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का मान देखिए, तो समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में जो है पी स्क्वायर का मान कितना दिया है 5 क्यू का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का जब रखेंगे 5 क्यू, पी स्क्वायर बराबर पूरा दे दिया है 5 क्यू का स्क्वायर, आप बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर समझते हैं। अब उसके बाद जो हो जाएगा तो यहाँ पर फिर याद दीजिएगा, चुकी देने हैं फिर याद देना है। अब उसके बाद यहाँ पर क्यू स्क्वायर केवल बच जाएगा, बराबर के बाद पहले से 25 आर स्क्वायर हाजिर है, बट्टा के नीचे चला जाएगा 5 25। तो यहाँ पर बनता है हमारा कि क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक फिर निष्कर्ष हमारा निकल गया कि क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित होगा, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। तो जब क्यू स्क्वायर होगा तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब ध्यान से समझ लीजिए, यानी कि हमारे पास दो फेज आया है। एक आया है कि P जो यहाँ पर आ रहा है 5 से विभाजित हो रहा है, और Q भी 5 से विभाजित हो रहा है। अब यहाँ पर लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जो हम माने हैं P और Q, ये क्या होना चाहिए 100 अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब 100 अभाज्य कहने का मतलब ये दोनों का एचसीएफ कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर P, कहाँ P है यहाँ पर P और यहाँ पर Q का बात करते हैं, यानी कि P यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर Q है, तो ये दोनों का अगर हम बात करते हैं तो P 5 से यहाँ पर विभाजित हो रहा है, अब Q यहाँ पर भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर तो नियम नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर नियम कर रहा है कि इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 से विभाजित है, इसका मतलब कि इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा, दूसरा संख्या से विभाजित हो सकता है। तो अब इसको देखते हुए आप लिखिएगा फिर उसके बाद अतः कि P एवं Q, 5 से विभाजित है, लेकिन माने हैं कि क्या माने हैं कि HCF P, Q कितना आना चाहिए 1। हम माने क्या है कि HCF इसका कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब ये 5 से विभाजित है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका HCF तो 1 आएगा नहीं। तब यह जो का हो गया, तो लिखिएगा जो कि
हमारा मान्यता गलत है, अतः तो हो गया है, मान्यता गलत है जो मान्यता गलत है मान्यता गलत है। अब √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि क्वेश्चन में जो है यहाँ पर दिया है √5 को सिद्ध करना है, तो आपको मान लेना है P बटा Q। अब P और Q क्या है, मानना है कि सौभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी कि इसका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब हम जब ये काम करेंगे तो HCF हमारा 1 यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पर हमारा जो HCF इसका अगर जो 5 से विभाजित होने जा रहा था, यानी कि 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों संख्या का HCF 1 नहीं आएगा। जब 5 से विभाजित हो गया तो इसका HCF 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर तो हमारा क्या हो गया, मान्यता गलत साबित हुआ। तो जब मान्यता हम गलत साबित हुआ, √5 को हम क्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या ही मानेंगे। यानी कि √5 को जब हम परिमेय संख्या मान के काम किए हैं तो यह परिमेय संख्या के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमारा मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। तो जिसके चलते √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इस तरह करके आप जो भी क्वेश्चन देगा √5, √7, √3, √2, √1 उस तरह क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी सिद्ध करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यह जो पहला वाला क्वेश्चन था उससे आसान क्वेश्चन नंबर कितना है, 2। तो इसका हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो इसमें भी आपको लिखना है कि माना कि चूंकि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके बराबर क्या मान लेना है, P और Q। और वही P एवं Q अभाज्य संख्या है जहां Q = 0। अब इसके बाद जो फिर यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, इधर से गुना कीजिएगा तो Q, तो पहले उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, P के P, तब गुना कर लेंगे तो 3Q + 2√5Q बराबर P। फिर याद दीजिएगा, अब √5 को हमको बराबर के पहले भेजना, बाकी सबको उधर भेज देना है। तो 2√5Q को इधर रखते हैं, बराबर के बाद P पहले से हाजिर है, 3Q जाएगा तो -3Q। अब फिर 2 को भी भेजना है, Q को भी भेजना है, तो उसके लिए फिर √5 इधर आ जाएगा, ये दोनों गुना के रूप में है, यानी कि पहले से हाजिर है P - 3Q, अब बाटा के नीचे चला जाएगा 2Q। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि P और Q तो पूर्णांक था और Q भी क्या था, पूर्णांक। अब यहाँ पर 3 जो है, इसके साथ अगर कोई भी संख्या रखते हैं तो यो कट के कोई संख्या आएगा, यो गुना करके कोई एक संख्या आएगा, यानी कि P बटा Q के रूप में आया। तो यह परिमेय संख्या तो है, यानी कि यह जो लिया गया है कि P यहाँ पर लिख लीजिए, इसलिए √5 बराबर, अभी पूरा क्या हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर पूर्णांक बटा पूर्णांक। अब पूर्णांक कैसे आपको समझा ही दिए हैं कि P का मान अगर Q का मान कोई भी संख्या रखते हैं, 2 3 कुछ भी, कट के कोई ना कोई एक संख्या आएगा, यो गुना करके कोई ना कोई एक संख्या आएगा। तो P बटा Q के रूप में, यानी कि माइनस में रहता प्लस, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, माइनस वाला भी रहता, 0 रहता, पूर्णांक हो जाएगा। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक को क्या कहता है, परिमेय संख्या कहता है, यानी कि P बटा Q के रूप में जो रहता है, आपको बताएगा P बटा Q के रूप में, तो कोई एक संख्या आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक। तो पूर्णांक जब पूर्णांक बटा पूर्णांक आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन आप पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, जो कि बराबर नहीं, यानी कि यह जो हम माने हैं, यानी कि ये हो गया परिमेय संख्या, ये क्या आ गया, अपरिमेय संख्या। बात तो बराबर नहीं है, मेल नहीं खा रहा है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, हम लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखिएगा
कि p-3q बटा 2q परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मान्यता गलत है। अब लिखेंगे क्या, 3 + 2 √5, मान्यता गलत है, यह जोड़ लीजिए, यह संभव नहीं है। अब लिख देंगे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस तरह क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी कि आपको क्या करना है, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद केवल हमको रूट वाला संख्या को इधर रखना है, बाकी सबको बराबर के बाद भेज देना है। तो पहले से यहाँ पर क्या हो गया, तो 2 √5q हो गया था, 2 √5q इधर रहने देते हैं और 3q को बराबर भेज देते हैं। प्लस में था तो बराबर के बाद जाकर माइनस में हो गया है। अब उसके बाद आप कुछ सीखे होंगे कि जब गुना के रूप में कोई भी संख्या रहेगा बराबर के बाद भेजेंगे, तो इसके बाद जो भी सारा संख्या रहता है पूरा के बाटा के नीचे जाता है, यानी कि भागा में जाकर बदलेगा। तो भागा में यानी कि जितना भी संख्या रहेगा सब में भाग लगेगा, इसलिए बाटा के सबके नीचे आ जाएगा। तो 2q था तो 2q बाटा के नीचे चला गया। अब यो पूर्णांक है, यो पूर्णांक है, तो पूर्णांक पूर्णांक क्या हो जाता है, परिमेय संख्या। तो अब यह हो गया परिमेय संख्या और यह हो गया अपरिमेय संख्या। हम √5 को अभी सिद्ध कर चुके हैं इसके पहले कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जो कि हमारा मान्यता क्या है, गलत साबित होता है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 1/√2 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो आप भी उसी तरह से जैसे पहले वाला क्वेश्चन बनाया, माना कि वही मान लेंगे पी की सौभाज्य संख्या है, q = not 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर जो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया गया है, तो q में 1 से गुना करने हैं, p में √2 से, तो √2p हो गया, q का q हो गया। अब यहाँ पर हमको केवल बराबर पहले रूट वाला संख्या को रखना है, बाकी सबको भेजना है। बराबर पहले से क्या है, q p गुना के रूप में बराबर जाएगा तो बाटा के नीचे चला जाएगा। अब q और p जो है दोनों पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पर सौभाज्य संख्या कोई पूर्णांक है, यानी कि जो क्या है, परिमेय संख्या तो है, क्लियर। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक यानी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर यह हुआ ई की परिमेय संख्या, q और p तो परिमेय संख्या है, q बटा p के रूप में भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर √2 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या। हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, आप सिद्ध कर चुके हैं कि ये √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि q और p परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं, यानी कि हमारा मान्यता गलत है। अतः √1/√2 को क्या है कि एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हमारा सिद्ध हो गया कि √1/√2 अपरिमेय। 3 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर का हल करते हैं। तो इसमें दिया है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो जैसे क्वेश्चन हम लोग सिद्ध करते आ रहे हैं, सेम टू सेम वही पैटर्न है, कुछ भी अलग नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन को आप बारीकी से समझिएगा, हर क्वेश्चन का जवाब आप दे दीजिएगा। तो इसको जो है एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, सब क्वेश्चन वैसे ही बनाना है। तो माना कि जो 7√5 है, 7√5 p बटा q सौभाज्य संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, q 0 बराबर नहीं होगा। और फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया गया है, तो 7√5q और फिर 1 में p से, तब इसी को गुना कर लिया, तो 7√5 q और p में तो p, और केवल हमको रूट वाला संख्या इधर रखना, बाकी सबको बाद भेज देना है। तो पहले से क्या हाजिर है, p, और बाटा के नीचे क्या चला जाएगा, 7q। अब यहाँ पर p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है, यानी कि यो पूर्णांक है, यो पूर्णांक है। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर नियम आ गया कि p और 7√q परिमेय संख्या हो गया, लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो बात तो बराबर हुआ नहीं, तो वही लिखा गया कि p बटा 7q परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो संभव नहीं है। हमारा मान्यता क्या है, गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या, यानी कि पहले हमको परिमेय संख्या मानना है और फिर बाद में हमको अपना ही माना हुआ गलत साबित करना है, अब बता देना है कि जो भी संख्या है जो दिया रहेगा सिद्ध करने के लिए वह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इस तरह से करके अब क्वेश्चन नंबर लास्ट को लेते हैं, 3 नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि 6 + √2 जो है इसको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन बन रहा है, सब एक ही पैटर्न पे बन रहा है, इसमें कोई भी अलग बात आने वाला
नहीं है। इसमें भी मान लिए हैं जो क्वेश्चन दिया है उसको p बटा क्यू के रूप में सौभाज्य संख्या और q बराबर 0 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्या किया, उसके बाद फिर यहाँ पर भी तिरछा तिरछी गुना किया है। अभी q से 6 प्लस रूट 2 दोनों में गुना करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए तो कोष्ट में कर दिए 6 प्लस रूट 2 q से गुना कर लिए हैं। अब p में 1 से करेंगे तो p का p हो जाएगा। अब 6 में q से करेंगे तो 6 q, फिर q से 2 रूट 2 में करेंगे तो फिर रूट 2 और q हो जाएगा। अब बराबर p है तो p। अब इसके बाद केवल रूट वाला को बराबर के पहले रखना है, बाकी सब को बराबर के बाद भेज देना है। तो पहले से हाजिर है क्या p। अब इस 6q का चिन्ह क्या है, प्लस बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस 6q। इधर बच गया रूट 2q। अब केवल हमको रूट रखना है तो q को भी कहाँ भेजेंगे, बराबर के बाद। अब यहाँ पर गुना के रूप में है। अब पहले से आपके पास क्या हाजिर है कि p माइनस 6q। अब p माइनस 6q जो है अब इसके नीचे क्या चला जाएगा q। अब q जो है गुना के रूप में जाएगा, बाटा के अब बराबर के बाद जाने का मतलब यानी कि भागा में बदलेगा। तो भागा में बदलेगा तो यानी कि जो भी इसमें रहेगा बाद में बराबर के बाद जो भी संख्या रहेगा इस सब में काम होगा ये। तो सब में करने के लिए इसलिए हम क्या कर दिए, सब का बाटा q यानी कि भागा का कर दिए q। अब p और q i 6 कोई भी अगर मान हम रखते हैं तो ये कट के कोई एक संख्या आएगा, यो एक संख्या जो कि क्या है पूर्णांक बटा पूर्णांक है, जो क्या कहलाएगा परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बात तो हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि रूट 2 है अपरिमेय संख्या। ही क्या हो गया, परिमेय संख्या। दोनों बात बराबर है नहीं है, बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि p माइनस 6q यानी कि p माइनस 6q बटा q क्या है, परिमेय संख्या तो है लेकिन रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है। हमारा मान्यता क्या है, गलत है। अब हम जो माने हैं मान्यता का कर लिए, गलत साबित कर लिए। और 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से जो है क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। अब जो है इसके अगला प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे 1.4 को। अब यहाँ पर जो है आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, उसके बाद से हर एक क्वेश्चन को बारी बारी से समझिएगा, ध्यान से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए फिर इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।